RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। वैसे तो हम आपको लगातार वीडियो प्रस्तुत कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि हमने किसी वीडियो में प्रस्तुत नहीं किया तो आप इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा दे सकते हैं। तो आइए अब हम अगली वीडियो आपके लिए जो लेकर आई हैं वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर की, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो होता है RCOOH। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के गुणों को हम कुछ इस प्रकार से बांट सकते हैं कि सबसे पहले हम ले सकते हैं हाइड्रोजन के कारण रासायनिक गुण। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो है हाइड्रोजन के कारण। अब हाइड्रोजन भी कौन सी है? COOH समूह की, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की हाइड्रोजन के कारण रासायनिक गुण। दूसरा हम ले सकते हैं OH समूह के कारण। तो ये आ जाएगा आपका OH समूह के कारण रासायनिक गुण। अब उसके बाद अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरा पॉइंट हम लेकर चल सकते हैं केवल CO यानी कार्बोनिल समूह के कारण। कार्बोनिल समूह के कारण जो रासायनिक गुण होंगे उनको लेकर चला जा सकता है। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट आता है R समूह के कारण। एल्किल जो समूह है उसके कारण भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाएंगी। और एक लास्ट आपका आ सकता है पांचवा, इस पूरे COOH समूह के कारण। COOH समूह यानी कार्बोक्सिलिक समूह के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सभी रासायनिक गुणों को हम इन 5 पॉइंट के आधार पर लेकर चल सकते हैं। इनमें से अब हम एक एक समूह को लेकर चलेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है आपका कार्बोक्सिल समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं। ये हम सबसे पहले लेकर चलते हैं। देखिए जो RCOOH समूह है ये अम्लीय प्रकृति का होने के कारण RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव बनाता है। तो जाहिर सी बात है किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति का होता है जो H पॉजिटिव के रूप में अलग होता है। अब इसी H पॉजिटिव के लिए हम क्या क्या अभिक्रियाएं ले सकते हैं? उनमें सबसे पहली अभिक्रियाएं है आपकी सोडियम के साथ अभिक्रिया। किसी भी यौगिक में अगर ये पहचान करनी है कि उसमें हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का है या नहीं, तो उसमें हम सोडियम की क्रिया करा देते हैं। अगर सोडियम उस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे तो वो हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होगा। एल्कोहलों में भी आपको ये क्रिया बताई गई थी। जैसे यहाँ पर RCOOH के साथ जब हम Na की अभिक्रिया करते हैं तो वो RCOONA साल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। ये पहले आपने एक विद्युत रसायन चैप्टर है वहां पर भी बताया था आप लोगों को, वहां पढ़ा होगा आपने कि जो धातुएं होती हैं, प्रबल धातुएं, वे अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। तो यहां से अम्लों के साथ जब धातुएं क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन मुक्त होती है। अब हाइड्रोजन मुक्त हुई तो इसका मतलब है कि ये अम्ल है, और अम्ल वे होते हैं जिनमें H पॉजिटिव होते हैं। यहां पर हम किसी भी अम्ल का सूत्र ले सकते हैं, जैसे CH3COOH के साथ हमने सोडियम की रिएक्शन कराई, CH3COONA बना देगा सोडियम एसीटेट और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। इस क्रिया के द्वारा हम बता सकते हैं कि किसी भी यौगिक में अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित है। दूसरी अभिक्रिया ले सकते हैं हम अक्षार के साथ क्रिया। अक्षार NaOH है, KOH है, इन सब के साथ कभी भी अम्ल जब अक्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल बनाता है।
ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और चूंकि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं तो अम्लों में जो ये COOH है अम्लीय प्रकृति का होने के कारण अक्षार के साथ लवण बना देगा। जैसे CH3COOH ये अम्ल हो गया। उसके बाद ये रिएक्शन करता है NaOH के साथ, तो यहां पर ये बना देगा CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस H2O का निर्माण कर देता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपकी हाइड्रोजन परमाणु के कारण ही ली जाती हैं। इसी प्रकार अम्लों की प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए आप लिटमस टेस्ट की भी बात कर सकते हैं। जो लिटमस टेस्ट होता है वो अम्लों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और इसके लिए हमने आपको एक सूत्र भी बताया था जो कि अनिल छलनी के रूप में हमने आपको बताया था। अनिल छलनी से क्या तात्पर्य है कि जो अम्ल हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार यानी क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो अगर किसी लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को अगर हम कार्बोक्सिल समूह के या कार्बोक्सिलिक अम्ल के किसी विलयन में डुबोते हैं तो वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। इसी प्रकार से अम्लों की पहचान करने के लिए हम एक तीसरा पॉइंट और ले सकते हैं जो कि कार्बोनेट टेस्ट कहलाता है। कार्बोनेट टेस्ट, कार्बोनेट परीक्षण। ये टेस्ट केवल अम्ल ही देंगे। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जितने भी अम्ल हैं वो अम्ल इन कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करके एक तो लवण बनाएंगे और CO2 निकाल देते हैं आवाज के साथ, बुदबुदाहट के साथ, जिसको आपकी बुक में ब्रिस्क इफरवेंस लिखा हुआ मिलता है, यानी बुदबुदाहट के साथ। जैसे पानी को गर्म करने पर उसमें बुलबुले उठने लगते हैं, इस प्रकार से CO2 तेजी से निकलती है आवाज करते हुए, जिसको बुदबुदाहट बोला जाता है। यह टेस्ट केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल या केवल अम्ल देते हैं, अन्य कोई नहीं देगा। तो यहां देखिए जैसे Na2CO3 के साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ हम एसिटिक अम्ल CH3COOH की अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाएगा आपका CH3COONA और प्लस H2O बना देगा। इसी प्रकार से यहां आप कार्बोनेट की जगह बाइकार्बोनेट NaHCO3 भी ले सकते हैं। यहां हम एलिफेटिक अम्ल की जगह एरोमेटिक अम्ल C6H5COOH भी ले सकते हैं। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी C6H5COONA और प्लस H2O। लेकिन अब लवण और जल के साथ साथ यहां मुख्य पहचान क्या होती है? वो होती है ये CO2। तो इन दोनों में प्लस CO2 भी निकल जाती है। तो लवण और जल हमारे पिछली अभिक्रिया जो उदासीनीकरण अभिक्रिया थी उसमें भी बन रहे थे, लेकिन यहां पर तेजी के साथ, आवाज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना कार्बोनेट टेस्ट कहलाता है। ये टेस्ट केवल अम्ल देते हैं, जिसका उपयोग हम अम्लों की जो तुलना है, जो विभेद है, अंतर है, वो कार्बोक्सिलिक अम्लों का एल्कोहलों के साथ या एल्डिहाइड और कीटोनों के साथ इस टेस्ट के द्वारा हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें अंतर प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डाईएजोमेथेन के साथ क्रिया। डाईएजोमेथेन का सूत्र होता है CH2N2, जिसमें कि मेथिलीन समूह CH2 समूह उपस्थित होता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। तो जब RCOOH इस CH2N2 के साथ डाईएजोमेथेन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देगा RCOOCH3 प्लस नाइट्रोजन। RCOO यानी एस्टर का निर्माण हो जाता है जब भी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी डाईएजोमीथेन के साथ क्रिया करता है। तो अक्सर इसकी अभिक्रिया की आवश्यकता हमें तब होगी जब हम लोग से डायरेक्ट एस्टर बना रहे हों। जैसे कि हम यहाँ पर C6H5COOH के साथ इस CH2N2 की अभिक्रिया करा दें। जैसे यहाँ पे बताया है ये तो H पॉजिटिव होता है, इसके पास लोन पेयर है, तो इनमें आकर्षण बल के कारण ये अभिक्रिया होती है और ये बना देगा C6H5COOCH3 प्लस N2।
CH3 प्लस N2 का निर्माण कर देगा। यहां पर ये मैथिल बेंजोएट यौगिक प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैथिल एल्केनोएट है तो इस प्रकार से मैथिल बेंजोएट यौगिक हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की डाइएज़ोमीथेन के साथ और हाइड्रोजन परमाणु के कारण होने वाली अभिक्रिया है। तो इन 4-5 गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो RCOOH समूह का होता है उसमें ये हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है और ये विलयन के रूप में आपका H पॉजिटिव RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव वियोजित करता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के हाइड्रोजन परमाणु के कारण होने वाली सभी अभिक्रियाएं बताई। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपके सामने कार्बोक्सिलिक अम्लों के शेष गुणों को स्टेप वाइज प्रदर्शित करते हुए चलेंगे। तो अगर आप ये वीडियो पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छी प्रकार से हमारे द्वारा आपको निर्देशित की गई, आपको सूचित की गई ये केमिस्ट्री समझ में आ रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करते होंगे। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।